नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस सीरीज़ में, जिसका कि नाम है रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स 1993। और इस सीरीज़ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पेंशन रूल्स के बारे में, पेंशन मैनुअल्स के बारे में, सभी रूल्स जो कि रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 108 तक है। तो ये मेरा सीरीज़ का 6वां वीडियो, और इसमें मैं रूल नंबर 51 से 65 के बीच में हम लोग डिस्कस कर देंगे, और वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी टर्म या कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें डिस्कस ना हो। इस टाइप से इसका पूरी तरह से एलाबोरेट करके और पूरी तरह कंसोलिडेटेड ये वीडियो है ये। तो दोस्तों मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्पफुल होने वाली वीडियो, जो लोग या तो पेंशन लेने वाले हैं इन फ्यूचर या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इसमें जो है चर्चा होगी कि पेंशन रूल्स के बारे में, कि जो पेंशन मिलती है एम्प्लॉय को, कितनी टाइप की पेंशन होती है। हम लोग टाइप ऑफ पेंशन की जानकारी लेंगे। तो इसमें सबसे पहला रूल 51 नंबर रूल है, जिसमें कि पेंशन का दिया हुआ है टाइप ऑफ पेंशन। 1 नंबर की अगर देखा जाए तो सुपर एन्युएशन पेंशन होती है। सुपर एन्युएशन पेंशन मतलब जब एम्प्लॉय एक कंपलसरी रिटायरमेंट की एज प्राप्त कर लेता है, मतलब यहाँ 58 मान लो, या 60 या 62 जो भी है, जिस एज में अभी फिलहाल में रेलवे में 60 है, तो 60 की एज पे जो एम्प्लॉय होता है, तो उस कंडीशन में जो पेंशन बनती है उसको बोला जाता है सुपर एन्युएशन पेंशन। और सुपर एन्युएशन पेंशन के लिए क्लेरिफिकेशन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि जो बी, सी और डी सर्विसेज या पोस्ट के जो एम्प्लॉय हैं, उन लोगों के लिए अगर वो 1 नवंबर 1973 को, या फिर जो ग्रुप ए सर्विसेज के एम्प्लॉय हैं वो 1 अप्रैल 1974 को जो लोग हैं, मतलब सर्विस में थे उसके बाद में, तो वो शेल रिटायर फ्रॉम द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डेट। तो वो लोग कब रिटायर होंगे? आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डेट इन मंथ, जिस मंथ में उनकी एज होने वाली 60 ईयर्स की, एंड देयर रिटायरमेंट की डेट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1801 के कोड के अनुसार जो मतलब एज डिसाइड की जाएगी, 60 या 58 या 62 जो भी है। और जैसे डॉक्टर का 65 है, तो इस टाइप से अलग अलग जिनके लिए रहेगा रूल में उसके बारे में। और ये लेकिन इसमें ये है कि विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेन इन द रूल नंबर 1802, 1803 और 1804 के, ये रूल्स डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर इनमें जो रूल्स रहेंगे उनको किसी प्रकार से प्रिजुडाइज, मतलब उनको किसी प्रकार से नुकसान या हानि उनको वायलेट नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर की होती है पेंशन दोस्तों रिटायरिंग पेंशन। तो पहले नंबर की होगी सुपर एन्युएशन, दूसरे नंबर की होगी रिटायरिंग पेंशन। तो रिटायरिंग पेंशन का मतलब ये हो गया कि जब एम्प्लॉय अपनी सर्विस 30 ईयर कर लेता है या उसकी एज 55 ईयर हो जाती, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी सर्विस को रिव्यू किया जाता है, कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड या उसका पास्ट सर्विस में किस टाइप के रिकॉर्ड रहा, उसका एज एम्प्लॉयर के प्रति क्या सर्विस रही, क्या क्या उसने अपना पोर्टफोलियो किया, और उसका जो परफॉर्मेंस है वो किस टाइप का सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, इसका एक रिव्यू किया जाता है। और उस रिव्यू करने के बाद गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो चाहे तो उस व्यक्ति को उस एज पे उसे रिटायरमेंट के लिए, मतलब उससे रिटायरमेंट उसको दे सकती है या उससे रिटायरमेंट लिखवा सकती है, जो कि अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ये रूल नंबर 66 और 67 के रूल के हिसाब से 1802 के कोड में ये इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि क्या कंडीशन रहेगी। तो उस समय अगर उसको रिटायरमेंट वो लेता है या उसको रिटायर किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको रिटायरिंग पेंशन दी जाती है, जिसके के लिए उसकी कंपलसरी, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो शॉर्ट में बोला जाए तो कंपलसरी रिटायरमेंट की एज से पहले अगर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट लेता है या रिटायरमेंट उसको किया जाता है, तो उस कंडीशन में उसको रिटायरिंग पेंशन बोला जाता है। अब रिटायरिंग पेंशन के बाद में ये 2 नंबर की हो गई है। 53 में आ जाता है कि पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन इन और अंडर अ कॉरपोरेशन या फिर कंपनी या फिर बॉडी। मतलब कोई व्यक्ति है जो कि रेलवे में था, लेकिन वो बाद में कहीं ऑब्जर्वेशन ले लेता है, जैसे कि कॉरपोरेशन, कंपनी या किसी भी ऐसी कोई बॉडी में जिसको कि गवर्नमेंट से, किसी प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से या किसी भी गवर्नमेंट के फाइनेंस कंट्रोल से वो चलती हो, अगर वो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ले लेता है तो शेल बी डीम टू हैव रिटायर्ड, तो उसको माना जाएगा सर्विस से फ्रॉम द डेट ऑफ सच, जिस डेट को वो एब्जॉर्प्शन लेता है उस डेट से उसका रेलवे से उसका रिटायरमेंट मान लिया जाएगा, उसका रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिए जाएंगे उसको सारे। और ही शैल बी एलिजिबल टू रिसीव रिटायरमेंट बेनिफिट
अगर कोई मिलता है तो फ्रॉम द डेट में बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ रेलवे एप्लीकेबल टू हिम, जो भी उसके रेलवे के द्वारा जिसको ऑर्डर एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से। और बाद में वो जो वहाँ पर जो सर्विस करेगा वो उसको अलग, उसका बेनिफिट उसको अलग मिलेगा। तो इस टाइप से ये जो है रिटायरिंग पेंशन में ही एक प्रकार का उसका टाइप दिया हुआ है। अब 53 में देख लेते हैं कंडीशंस ऑफ पेमेंट ऑफ पेंशन। अब उसमें लेकिन अलग अलग कंडीशंस में पेमेंट दी जाती है। पेमेंट का पेंशन ऑफ पेमेंट का रहता है, एब्जॉर्प्शन अगर लेते हैं तो उसके बारे में काफ़ी सारे रूल्स हैं। अगर 53 को ए को आप इलाबरेट करोगे या पूरी तरह पढ़ोगे तो कम से कम 20 से 25 उसमें क्लॉज कंडीशंस दी गई है। तो उतना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कारण कि इतना डिटेल में अगर किसी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति इस सिचुएशन का है तो वो इस रूल को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता है अगर उसको जानकारी लेनी है तो। लेकिन हम लोग एक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं इसलिए उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। 53 का बी आ जाता है कि द पेमेंट ऑफ पेंशन एंड एब्जॉर्प्शन सब्सिक्वेंट अपॉन कन्वर्जन ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट इनटू अ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में अगर वो एब्जॉर्प्शन लेता है तो उस कंडीशन में भी अलग है। तो ये दोनों रूल में काफ़ी सारी कंडीशन दी, इनको अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो वो डिटेल में इसको पढ़ सकता है। तीसरे नंबर की आ जाएगी दोस्तों इनवैलिड पेंशन। अब इनवैलिड पेंशन का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी पेंशन जो इनवैलिड हो जाने पे दी जाए। तो इनवैलिड का मतलब ये है कि कोई एम्प्लॉय है जो किसी कारण से अपने जॉब के दौरान किसी भी ऐसी कोई बीमारी से, हेल्थ इलनेस से या मेंटल इन्फर्मिटी हो जाने के कारण, बॉडीली या मेंटल कुछ भी इस कारण से अगर वो परमानेंटली इनकेपेसिटेट्स हो जाता है फॉर द सर्विस, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को इनवैलिड पेंशन मतलब उसे रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और जिस उस कंडीशन में जो उसे पेंशन दी जाएगी उसे बोला जाएगा इनवैलिड पेंशन। तो इनवैलिड पेंशन के लिए फिर क्या रहेगा कि एक जो कि रेलवे सर्वेंट है और वो अप्लाई करता है इनवैलिड पेंशन के लिए, शेल सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो अगर मान लो अब वो इनकेपेसिटेट तो हो ही गया है तो अब उस कंडीशन में उसको क्या होगा, एक डॉक्टरी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी और वो भी कंस्टिट्यूटेड बाय द मेडिकल अथॉरिटी होगा और परमानेंट। उसमें ये क्लियरली लिखा रहेगा कि ड्यू टू विच बॉडीली या आर मेंटली इन्फर्मिटी के कारण जो है वो इनकेपेसिटेट हुआ है और वो परमानेंटली किसी भी प्रकार के जॉब को करने में इनकेपेसिटेट है, तो उस कंडीशन में उसको इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। और इसी में 3 नंबर सब क्लास दिया है कि वेयर द मेडिकल सर्टिफिकेट रिफर्ड इन सब रूल नंबर 2, मतलब ये सब रूल नंबर 2 है, इसके हिसाब से है डिक्लेयर, उसने डिक्लेयर कर दिया है रेलवे सर्वेंट फिट फॉर फर्दर सर्विस। अगर उसने ऐसा फिट किया है कि फर्दर सर्विस ऑफ लेस लेबोरियस, मतलब जहाँ पर कम लेबोरियस, कम परिश्रम की ज़रूरत पड़ती होगी अदर देन जिसमें जहाँ पर वो पहले करता था उससे कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी पोस्ट के लिए अगर वो फिट होता है तो प्रोवाइडेड ही इज़ विलिंग टू, और अगर बशर्ते ही इज़ विलिंग, उसकी इच्छा होनी चाहिए इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, बी एम्प्लॉयड ऑन अ लोअर पोस्ट, कि वो लोअर पोस्ट पे काम करना चाहता है या नहीं। इफ़ देयर इज़ नो मीन्स ऑफ एम्प्लॉइंग हिम, और अगर कोई दूसरा माध्यम नहीं हो उसको जॉब देने के लिए टू अ लोअर पोस्ट, तो ही मे बी एडमिटेड टू इनवैलिड पेंशन। तो उस कंडीशन में उसको इनवैलिड पेंशन करके उसको रिटायर किया जा सकता है। अदरवाइज वो एम्प्लॉय चाहे तो वो लोअर पोस्ट पे काम कर सकता है, और अगर वो नहीं है या उस नहीं करना चाहता तो उसको इनवैलिड पेंशन दी जाती है। तो ये हो गया इनवैलिड पेंशन के बारे में। रिटायरिंग पेंशन हो गया और सुपर एनुअल पेंशन हो गई। अब रूल नंबर 56 में देख लेते हैं रूल्स रिगार्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके बारे में डिटेल में रूल्स क्या है, तो वो जो है रहा जाएगा कि इफ़ द रेलवे सर्वेंट इज सर्विंग अब्रॉड, अगर मान लो बाहर फॉरेन में अगर कुछ सर्विस कर रहा है रेलवे के प्रति लिए, डेपुटेशन पे है या लीव आउट ऑफ इंडिया अगर है वो, तो उस कंडीशन में जो उसका सर्टिफिकेट रहेगा मेडिकल बोर्ड टू बी कन्वेट द पर्पस फॉर कंसर्न इंडिया मिशन अब्रॉड विच शेल कंसिस्ट ऑफ, तो एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जो कि उस सर्टिफिकेट को इशू करेगा या मतलब उसका डॉक्टरी चेकअप करेगा। और उसमें कौन उस मेडिकल बोर्ड में क्या कह रहा है, फिजिशियन, सर्जन और एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट रहेगा। ये सब जो लोग मिलके कंसल्टेंट करके एक मीटिंग, मतलब एक कमेटी बना के, और उस मेडिकल बोर्ड के द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा कि वो व्यक्ति इनकेपेसिटेट हुआ है परमानेंटली या नहीं हुआ है। अगर मान लो ये जो पूरा केस अगर किसी लेडीज़ के बारे में होता है तो उस कंडीशन में एक लेडीज़ डॉक्टर का होना मेडिकल बोर्ड में इट इज़ वो बहुत मतलब इनवेरिएबल रहेगा, उसको एक लेडीज डॉक्टर रहना जरूरी रहेगा उसके लिए। इफ द रेलवे सर्वेंट इज इन इंडिया, और अगर वही कंडीशन ये होगी कि ये तो आउट ऑफ इंडिया था, अगर वो इंडिया में है
तो रेलवे सर्वेंट में इफ कंसिडर दैट ही इज़ नॉट इन फिट इन स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर मान लो वो फिट नहीं है और उसको डिस्चार्ज ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जाता है, अप्लाई फॉर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो अप्लाई करेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर रिटायरमेंट या फिर ऑन इनवैलिड ग्रेजुटी और पेंशन के लिए वो अप्लाई करेगा। अब दिया है कि 57 में कि कंडीशंस रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, क्या है उसके कंडीशन, सेव वर ही इज आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया लीव को छोड़कर, सेव वेयर मतलब इसको सेव का मतलब यहाँ पर हो जाता है छोड़कर, जहाँ पर कि रेलवे एम्प्लॉय आउट ऑफ लीव आउट ऑफ इंडिया है उसको छोड़कर। नो रेलवे सर्वेंट शेल अप्लाई फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर इनकैपेसिटी एंड नो सच सर्टिफिकेट शेल बी ग्रांटेड, और उसे अप्लाई नहीं कर सकता और उसे नहीं दिया जाएगा यदि द एप्लीकेंट प्रोड्यूस अ लेटर, अगर एप्लीकेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, दैट द हेड ऑफ ऑफिस को या डिपार्टमेंट को इज अवेयर इज इंटेंशन टू अपीयर बिफोर द मेडिकल अथॉरिटी, कि उसकी इच्छा है मेडिकल अथॉरिटी के सामने जाने की, ऐसा वो नहीं करता है तो द मेडिकल अथॉरिटी इज इन्फॉर्म अबाउट द, मेडिकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि एप्लीकेंट की एज क्या है, उसका सर्विस बुक में उसकी हिस्ट्री क्या है, कितनी छुट्टी ली उसने, क्या पास्ट उसमें कुछ ऐसी इलनेस थी क्या, लास्ट 3 ईयर के दौरान कितनी छुट्टियां ली हुई, मतलब उससे एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसका इंटेंशन क्या था, कि वो एक्चुअली इनवैलिड होना चाह रहा था या उसको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए मेडिकल अथॉरिटी को ये सारी चीज़ों की जानकारी देनी होती है, जिसका कि वो एम्प्लॉय के द्वारा ही ये बताया जाता है डिपार्टमेंट को कि वो उसको इस टाइप से प्रॉब्लम हुई है, तब जाके उसको कंडीशंस होती है ग्रांट करने की मेडिकल सर्टिफिकेट। इसमें 58 नंबर देख लेते हैं कि स्टेटमेंट गिविंग ग्राउंड ऑफ रिटायरमेंट। अब जो सर्टिफिकेट बनेगा रिटायर सर्वेंट के लिए इनवैलिड पेंशन या ग्रेजुटी के लिए अकाउंट ऑफ जनरल डिसेबिलिटी वाइल ही इज स्टिल, अगर मान लो वो अंडर 58 ईयर की एज से कम एज का है, उस कंडीशन में उसको प्रपोज टू बी रिटायर, रेलवे सर्वेंट को प्रपोज किया जाता है कि इसको इनवैलिड पेंशन पे रिटायर किया जाए, तो अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी रहेगी हु इज वर्किंग शेल फॉरवर्ड द मेडिकल अथॉरिटी एंड एडिशनल स्टेटमेंट, उसमें एक एडिशनल स्टेटमेंट लिखा रहेगा और कि किस ग्राउंड पे उसको प्रपोज टू रिटायर की करने का जो है प्रपोजल दिया गया है। तो ये उसमें एक स्टेटमेंट कुल मिला के उसमें ये सर्टिफिकेट में अगर वो 58 से कम एज का है तो उसको इस टाइप की कंडीशन लिखी रहेगी। फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्म रहेगा वो इस 59 रूल नंबर में है। रीजन फॉर मेडिकल ओपिनियन ऑफ इनकैपेसिटी एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एज, इफ द मेडिकल अथॉरिटी कंसिडर अ रेलवे सर्वेंट इनकैपेसिटेट, अगर मेडिकल अथॉरिटी समझ लेती है रेलवे को इनकैपेसिटेट मतलब अक्षम समझ लेती है फॉर द फॉरवर्ड सर्विस एंड जनरल अवेलेबिलिटी वाइल स्टिल अंडर द एज, चाहे वो उसकी एज 58 से कम हो, इट शेल डिटेल्ड रीजन इन फॉर हिज इट्स ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन में उसकी डिटेल रीजन डालेगा। अगर मेडिकल अथॉरिटी चाहती है कि अबव द 58 ऑफ ईयर एज ही इट शेल स्टेट इट्स रीजन फॉर बिलीविंग द एज टू बी अंडरस्टैंड, जो एज रहेगी उसको समझने के लिए रीजन डाले जाएगा। एंड प्रोवाइडेड द डाउटफुल केस, अगर कोई डाउटफुल केस अगर रहता है या सेकंड मेडिकल ओपिनियन शेल बी ऑब्टेन, तो उसके लिए सेकंड मेडिकल ऑब्टेन किया जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेल इन द सर्टिफिकेट, तो मेयर सर्टिफिकेट दैट इन इनएफिशिएंसी ड्यू टू ओल्ड एज या नेचुरल डिके फ्रॉम द एडवांसिंग ईयर शेल नॉट बी डीम्ड टू बी सफिशिएंट फॉर रिटायरमेंट रेलवे सर्वेंट ऑन इनवैलिड ग्रेजुटी और पेंशन के लिए उसे सफिशिएंट नहीं माना जाएगा। उसे 62 के 61 के बाद आ जाता है 62 में डेट ऑफ इनवैलिडेशन। अब डेट ऑफ इनवैलिडेशन क्या मानी जाएगी, तो रेलवे सर्वेंट हुई डिक्लेयर, जिसको कि मेडिकल अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो कम्प्लीटली इनकेपेसिटेट हो गया है फर्दर सर्विस के लिए, कि ही इज ऑन ड्यूटी बी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीव ऑफ हिज ड्यूटी, सच शेल बी अरेंज विदाउट डिले एंड रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी, जो भी रहेगा उसके द्वारा दिया जाएगा। और ही इज ग्रांटेड लीव, अगर मान लो वो लीव पर किया है रूल नंबर 522 के अनुसार, तो ऐसी जब लीव खत्म हो जाएगी उस दिन के बाद से, या फिर बट इफ़ ही इज़ ऑन लीव एट द टाइम ऑफ रिसीव द मेडिकल सर्टिफिकेट, मिलने के समय अगर वो लीव पे था, तो जब उसकी लीव समाप्त हो जाए एक्सपायरी ऑफ द सच लीव और एक्सटेंशन ऑफ लीव इफ एनी ग्रांटेड टू हिम, जो भी रूल नंबर 522 के अनुसार जो उसको लीव मेडिकल लीव वगैरह जो दी गई थी, उसकी लीव खत्म होने के बाद में उसे डेट ऑफ इनवैलिडेशन माना जाएगा। कंपेंसेशन, चौथे नंबर की पेंशन हो जाएगी कंपेंसेशन पेंशन।
इफ अ रेलवे सर्वेंट इज सेलेक्टेड फॉर डिस्चार्ज ओइंग द एबोलिशन, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जो कि किसी पोस्ट पे काम कर रहा है, परमानेंट पोस्ट पे, और अगर किसी कारण से वो ऑर्गेनाइजेशन या वो जो डिपार्टमेंट है वो बंद हो जाता है, बंद कर दिया जाता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो रिडेंडेंट पोस्ट अगर हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसे एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो किसी और पोस्ट पे काम करना चाहता है क्या। अगर वो एम्प्लॉय चाहे कि नहीं, वो किसी और पोस्ट पे काम नहीं करना चाहता है और अदर पोस्ट पे, तो उस कंडीशन में उसे एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो चाहे तो कंपेंसेशन पेंशन ले सकता है। तो उसके पास ये दोनों ऑप्शन रहते हैं कि चाहे तो कंपेंसेशन पेंशन ले या दूसरी पोस्ट पर काम करे। अब टेकिंग कंपेंसेशन पेंशन टू विच मे बी इंटाइटल फॉर द सर्विस ही हैड रेंडर्ड, वो चाहे तो कंपेंसेशन सर्विस पेंशन ले सकता है, वो जो इंटाइटल है उस सर्विस के लिए जो उसने पहले की है उसके लिए, या फिर ऑफ एक्सेप्टिंग अनदर अपॉइंटमेंट, या फिर दूसरा अपॉइंटमेंट ले ले, मे बी ऑफर्ड एंड कंटिन्यू, जो कि उसकी कंटिन्यू में रहेगा प्रीवियस सर्विस के साथ साथ उसका। तो ये उसके पास ऑप्शन रहता है, और उस कंडीशन में अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको बोला जाता है कंपेंसेशन पेंशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोस्तों, जब एम्प्लॉय को अगर कंपेंसेशन पेंशन में रिटायर किया जाता है तो उस कंडीशन में उसको 3 महीने पहले उसको नोटिस दिया जाता है कि इस कारण से आपकी पोस्ट एबोलिश हो रही है और आपको कंपेंसेशन पेंशन के लिए आप यू आर एलिजिबल फॉर द कंपेंसेशन पेंशन। उस कंडीशन में 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने के बाद उसे किया जा सकता है। और एक और कंडीशन ये हो गई कि अगर मान लो अचानक कोई पोस्ट रिडेंडेंट हो गई और उसको 3 महीने का टाइम नहीं है उसके पास में, तो उसको क्या किया जाता है, जो 3 महीने के दौरान उसको जो भी पे एंड अलाउंसेज मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वो सारी पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में पे करके, और बिना 3 महीने के जो टाइम पीरियड है उसके उस टाइम पीरियड को माउंट नहीं करते, उसे इमीडिएट भी उसको कंपेंसेशन पेंशन में या रिटायरमेंट किया जा सकता है। तो ये दोनों उसमें एक और ए और बी का ये मतलब हो गया कि उसे या तो 3 महीने का पे अलाउंसेस दे दिया जाए या फिर 3 महीने का उसको नोटिस दिया जाए। नो कंपेंसेशन शैल बी पेएबल द पीरियड रिस्पेक्ट ऑफ विच ही रिसीव्ड पे एंड अलाउंस एंड न्यू ऑन नोटिस। लेकिन अगर उसको नोटिस दे दिया गया है तो उसके लिए कुछ उस पीरियड के लिए जो पेमेंट मिल रही वही मिलेगी, उसको कोई अलग से कंपेंसेशन पेंशन नहीं दी जाएगी, जो पेमेंट मिल रही वही मिली जाएगी 3 साल तक। अब इसमें देख लेते हैं कि इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट इज ग्रांटेड पे एंड अलाउंसेज, अगर किसी एम्प्लॉय को दिया पे एंड अलाउंसेज फॉर द पीरियड विच द नोटिस गिवन टू हिम फॉल शॉर्ट ऑफ 3 मंथ, मतलब 3 महीने से कम में अगर उसका नोटिस दिया गया है उसको और जो अलाउंसेज वगैरह दिए गए, तो ही इज री एम्प्लॉयड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, ये पीरियड खत्म होने से पहले वो री एम्प्लॉयड हो सकता है, फॉर विच ही हैज़ रिसीव्ड पे एंड अलाउंसेज, जो उसने पे और अलाउंसेज रिसीव किए गए, ही शैल रिफंड द पे एंड अलाउंसेज, जो अलाउंसेज रिसीव किए हैं वो उसको रिटर्न कर देगा, एंड रिसीव पे एंड अलाउंस, ही शैल रिफंड द पे एंड अलाउंसेज सो रिसीव्ड फॉर द पीरियड फॉलोइंग विच ही रिम्प्लाइड, जिस पीरियड के लिए वो रिम्प्लाइड हुआ है। अगर मान लो ये कहने का इसका मतलब है कि 3 महीने का उसको पीरियड दिया था या 2.5 महीने का पीरियड दिया था, लेकिन किसी कारण से 2 महीने के बाद ही उसे फिर से री इंगेज कर लिया, रीजॉइन कर लिया, तो जो 15 दिन का पीरियड रहेगा उसका पे एंड अलाउंस उसको वापस रेलवे को रिफंड करना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। इफ अ रेलवे सर्वेंट हु इज इंटाइटल टू कंपेंसेशन पेंशन एक्सेप्ट इंस्टेड अनदर अपॉइंटमेंट, अगर वो इंटाइटल होता है कंपेंसेशन पेंशन के लिए इंस्टेड ऑफ अनदर अपॉइंटमेंट अंडर द रेलवे के अंडर जो भी रहेगा उसमें, सब्सिक्वेंटली बिकम्स अगेन इंटाइटल टू रिसीव, उसी के बाद फिर से इंटाइटल हो जाता है पेंशन फॉर एनी क्लास किसी और के लिए, तो द अमाउंट ऑफ विच सच पेंशन नॉट लेस देन व्हाट ही कुड हैव क्लेम्ड इफ ही हैड एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट। अगर मान लो उसने अपना ये दूसरा अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है, नहीं किया होता, उस कंडीशन में उसकी जो पेंशन बनती थी कंपेंसेशन पेंशन, तो उसका जो अमाउंट रहेगा उससे कम नहीं होगी उसकी जो पेंशन जो रहेगी। एनी काइंड ऑफ सच पेंशन शेल नॉट बी लेस देन ही कुड हैव क्लेम्ड इफ ही हैड नॉट एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट। अगर उसने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया होता उस कंडीशन में जो उसकी पेंशन बनती थी उस पेंशन से उसकी पेंशन कम नहीं होगी। इस सेंटेंस को हम एक बार फिर से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। इफ अ रेलवे सर्वेंट हु इज इंटाइटल टू, रेलवे सर्वेंट जो इंटाइटल है कंपनसेशन पेंशन के लिए, एक्सेप्ट इंस्टेड अनदर अपॉइंटमेंट, एक्सेप्ट करता है इंस्टेड अनदर अपॉइंट के बजाय, अंडर द रेलवे एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अगेन इंटाइटल टू रिसीव अ पेंशन ऑफ एनी क्लास, और उसके बाद वो किसी प्रकार की पेंशन को रिसीव करने के लिए इंटाइटल हो जाता है, तो अमाउंट ऑफ सच पेंशन, तो जो पेंशन का जो अमाउंट रहेगा ऐसा अमाउंट शेल नॉट बी, वो लेस, वो कम नहीं होगा,
ही जो कि अगर मान लो वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करता और उस कंडीशन में वो रिटायर होता है, उसको क्लेम मिलता है, तो उस कंडीशन में। इसमें 64 नंबर दिया है कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन। ये कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन कौन सी हो गई? एक रेलवे सर्वेंट कंपलसरी रिटायर होता है फ्रॉम सर्विस एज ए पेनल्टी। अगर मान लो उसको कोई पेनल्टी लगी, रिमूवल, डिसमिजल हो कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए बाय द अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी टू इम्पोज सच पेनल्टी, तो उस कंडीशन में जो है पेंशन और ग्रेजुटी आर बोथ एट द रेट नॉट लेस देन बी। अगर मान लो एम्प्लॉय है जिसने एक सेवियर ग्रीवेंस किया, मिसबिहेव किया और उस कंडीशन पे उसको मेजर पनिशमेंट दिया, मतलब ऐसे फाइन दी और उसको रिमूव कंपलसरी रिटायरमेंट का पनिशमेंट दे दिया गया, डिसमिजल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसकी जो पेंशन या ग्रेजुटी जो बनेगी 2/3 से कम नहीं होगी। मतलब अगर 1 लाख बनती है तो उसका 66% से कम नहीं होगी, और नॉट मोर देन फुल कंपेंसेशन पेंशन और ग्रेजुटी, उससे कम नहीं होगी, और नॉट मोर देन, उससे ज़्यादा नहीं होगी कंपेंसेशन पेंशन और ग्रेजुटी, आर बोथ एडमिसिबल टू हिम ऑन द डेट ऑफ हिज कंपलसरी रिटायरमेंट। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अगर कंपलसरी रिटायरमेंट दिया है तो 2/3 से कम नहीं होगी, और नॉट मोर देन फुल कंपेंसेशन पेंशन या ग्रेजुटी, और फुल कंपेंसेशन या ग्रेजुटी से ज़्यादा नहीं होगी, इस बीच में ही होगी। मतलब व्हेनेवर इन द केस ऑफ रेलवे सर्वेंट द प्रेसिडेंट पासेज द ऑर्डर, अगर मान लो प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर पेश करता है, वेदर ओरिजिनल अपीलेट या फिर जो पावर ऑफ रिव्यू में उसमें या फिर ओरिजिनल में, अवॉइडिंग अ पेंशन लेस देन फुल कंपेंसेशन पेंशन एडमिसिबल अंडर दिस रूल, द यूपीएससी शेल कंसल्टेंट बिफोर सच एन ऑर्डर। अगर मान लो जो कंपेंसेशन पेंशन से कम का अमाउंट अगर वो अवार्ड करता है एम्प्लॉय को, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो राष्ट्रपति उसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उस चीज़ के बारे में कंसल्ट करना पड़ेगा, उस ऑर्डर के बारे में। द पेंशन ग्रांटेड और अवार्डेड अंडर रूल नंबर 1, इसका जो 1 है उसमें एज द केस में बी रूल शेल नॉट बी लेस देन, जो मिनिमम पेंशन होती है 9,000 आज की डेट में उससे उससे कम नहीं, किसी भी हालत में कम नहीं होगी उससे। इसमें 65 में दिया हुआ कंपेशनेट अलाउंस। कंपेशनेट अलाउंस क्या होता है? सहानुभूति भत्ता जिसको बोला जाता है। रेलवे सर्वेंट हुई डिसमिस आर रिमूव फ्रॉम द सर्विस शेल फॉरफीट हिज पेंशन एंड ग्रेजुटी, तो उसकी पेंशन और ग्रेजुटी को रोक दिया जाएगा। सॉरी, बशर्ते द अथॉरिटी कंपिटेंट इन, जिसने कि डिसमिजल और रिमूवल किया है फ्रॉम सर्विस में भी, इफ द केस इज डिजर्विंग फॉर स्पेशल कंसिडरेशन, अगर उसको स्पेशल कंसिडरेशन मिली हुई उस केस को, और सैंक्शन है कंपेशनेट अलाउंस, तो उसको जो कंपेशनेट अलाउंस सैंक्शन किया जाएगा नॉट एक्सीडिंग 2/3, वो 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों अगर मान लो हम समझने के लिए अगर बोलना चाहे तो जो कंपेशनेट अलाउंस मिलता है वो नॉट एक्सीडिंग 2/3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब 2/3 से कम ही मिलेगा। लेकिन वही अगर कंपलसरी रिटायरमेंट की जो पेंशन रहेगी वो 2/3 से कम नहीं होगी। ये बेसिक डिफरेंस है। कंपलसरी रिटायरमेंट मिनिमम 2/3 मिलेगा, और कंपेशनेट अलाउंस में अधिकतम 2/3 मिलेगा। तो ये बेसिक अंतर समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर। कंपेशनेट अलाउंस सैंक्शन अंडर द प्रोविजन, सो रूल नंबर 1 शेल नॉट लेस देन 9,000, तो वो जो 9,000 का जो एक मिनिमम पेंशन का है उससे कम नहीं होगी। अगर अमाउंट उससे कम आता है तो उतना तो कम से कम मिलेगा ही। तो दोस्तों ये रहे रूल नंबर 51 से लेकर 68 तक के रूल्स, जिसमें 65 तक के, तो इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। जो पेंशन मैनुअल के जो रूल दिए हुए उसमें कोशिश की है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें को डिटेल में समझने की और डिस्कस करने की। तो इस प्रकार से ये मेरे 65 रूल्स हो गए, 108 रूल हैं, काफ़ी अभी बाकी है, तो उसके लिए भी और कुछ पार्ट्स मुझे बनाने पड़ेंगे वीडियो के। तो फिर एक बार मैं तो कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब मतलब एलडीसी में या फिर अपने खुद के लिए एक नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर रेलवे रूल्स के एस्टेब्लिशमेंट रूल्स की जानकारी रखने के लिए इंटरेस्टेड हैं या जानना चाहते हैं, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। हम लोग नए नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे आगे की वीडियोज़ में।
और अगर इस तरह से आप किसी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन भी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आगे के समय में। तो इस तरह दोस्तों, अगर अब वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें रूल नंबर 66 से लेके फर्दर रूल्स के बारे में चर्चा होगी, जिसमें कि कंपेशनेट अलाउंस कितना मिलेगा और पेंशन कितनी बैठेगी, लीव इनकेसमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह मेरे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे और आगे भी इस तरह से हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।